नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के ही बारे में, जहाँ पर कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुल 5 स्तरों में महाराष्ट्र में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और हर जिले या शहर में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड के आधार पर ही छूट दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। 2 महीनों से अधिक समय तक महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी की वजह से लगी पाबंदी के बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार रात नए आदेश जारी कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। जिन शहरों या जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से कम है और जहां 25% या उससे कम ऑक्सीजन बेड इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पहले लेवल पर हैं। इसमें कुल 10 जिले शामिल हैं, जिसमें नागपुर, अहमदनगर, चंद्रपुर, जालना शामिल हैं। जहां पर पॉजिटिविटी दर 5% से कम है लेकिन ऑक्सीजन बेड का उपयोग 25 से 40% के बीच हो रहा है, वो दूसरे लेवल पर हैं। इसमें हिंगोली और नंदुरबार जिले शामिल हैं। 5 से 10% दर और 40% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड का जहां इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शहर और जिले तीसरे लेवल पर हैं। इसमें मुंबई, ठाणे, नासिक, पालघर, औरंगाबाद जैसे कुल 15 जिले शामिल हैं। 10 से 20% पॉजिटिविटी दर और 60% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड का उपयोग जहां हो रहा है, वो शहर चौथे लेवल पर हैं। इसमें पुणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ जैसे जिले शामिल हैं और 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड इस्तेमाल करने वाले शहर 5वें लेवल में आएंगे। फिलहाल इसमें कोई भी जिला या शहर शामिल नहीं है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं, लेकिन जो 5 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, वो ज़्यादा 10% से 20% के बीच वाले पॉजिटिविटी वाले जिले हैं। वहाँ निर्बंध कड़ाई से लागू रहेंगे, लेकिन ये सारे अधिकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो महानगर पालिका क्षेत्र में कमिश्नर हैं, उनको दिए गए। वही जिला और शहर के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुखिया हैं, वो परिस्थिति का जायजा लेके सारे नियमों को पालन कराने का काम करेंगे। जिलों के स्तर पर ही ये तय किया गया है कि कहां कितनी छूट दी जाएगी। पहले लेवल वाले जिलों को जहां सबसे ज्यादा छूट मिलेंगे, तो 5वें लेवल वाले जिलों को सबसे कम। पहले लेवल में आने वाले जिलों में दफ्तर, दुकान, मॉल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून सब कुछ सामान्य तरीके से चलेगा। शादियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे लेवल में आने वाले जिलों में मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, जिम, सैलून 50% की क्षमता पर चलेंगे। तीसरे लेवल में आने वाले जिलों में दुकानें केवल 4 बजे तक खुल सकती हैं। रेस्टोरेंट भी 50% की क्षमता के साथ 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। और चौथे लेवल में आने वाले जिलों में अत्यावश्यक दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी, दूसरी सभी दुकानें बंद रहेंगी। मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। तीसरे लेवल में आने वाले मुंबई में फिलहाल लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। 5 स्तरांमध्ये आंकड़ों के आधार पर इन स्तरों को तय किया गया है। 5% से कम पॉजिटिविटी रेट और 25% से कम ऑक्सीजन बेड का उपयोग करने वाले जिले पहले स्तर पर हैं। तीसरे स्तर मविन वो जिले हैं जिसमें 40% ऑक्सीजन बेड का उपयोग हो रहा है। ऑक्सीजन बेड मुंबई में भले ही लोकल बंद हो, लेकिन दफ्तरों को अब 4 बजे तक खुला रखा जा सकता है। पहले से ही जहां सड़कों पर ट्रैफिक दिखने लगी थी, तो वहीं अब आने वाले दिनों में बसों और गाड़ियों की तादाद और भी बढ़ जाएगी। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कहर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हालात सुधर रहे हैं और ऑड इवन फॉर्मूले से दिल्ली में अब बाजार खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। कोरोना के जबरदस्त कहर के बाद दिल्ली अब सोमवार से खुलने लगेगी। दिल्ली में कोरोना के चलते 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। जबरदस्त नुकसान झेल रहे शॉपिंग मॉल्स और व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
दिल्ली के व्यापारियों की आवाज को पुरजोर तरीके से रखा। उसी का परिणाम है कि दिल्ली में 7 जून से मार्केट्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स आदि सभी खुलने जा रहे हैं। ये सभी गतिविधियां OD1 की तर्ज पर खुलेंगी। हम लोग दिल्ली सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसका भी पालन करें, अपने व्यापार को पटरी पर लेके आएं। व्यापारियों का ये भी कहना है कि उन्हें सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाने पड़ रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है, इसलिए बाजारों के खुलने से पहले नई दिल्ली व्यापार संघ ने कनॉट प्लेस में अपने कर्मचारियों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। लेकिन व्यापारियों की शिकायत है कि ऑड और इवन से उन्हें नुकसान होगा। जो ऑड इवन सिस्टम है इसमें बहुत कंफ्यूजन है। पिछले साल भी बड़ी परेशानी थी। कस्टमर दुकान के आगे पहुंच के पूछते थे कि आपकी दुकान बंद है, अब उसे नहीं पता, दुकान के नाम से आता है, ऑड इवन नहीं पता कस्टमर को। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो भी 50% यात्रियों के साथ सोमवार से चालू हो जाएगी। सारे निजी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ काम करेंगे। सरकारी कार्यालय ग्रेड A के 100% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। बाकी उसके नीचे ग्रेड के 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। ई-कॉमर्स के तहत चीजों की होम डिलीवरी भी चालू रहेगी। दिल्ली वालों को कुछ जगहों के खुलने का इंतजार और ज्यादा करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, पब्लिक पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और सैलून फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को खोला तो जा रहा है, पर साथ में कोविड की तीसरी लहर की भी तैयारी की जा रही है। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे। तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। सरकार इस हफ्ते देखेगी कि क्या दिल्ली खोलने से केस बढ़ रहे हैं। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन पूरी तरह हटा दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है इस बार के पूरे लॉकडाउन से, और साथ में इस बार जान का भी नुकसान हुआ है। बहुत सारे शॉपकीपर्स ऐसे हैं जिनके परिवार में जाने गई हैं, कुछ शॉपकीपर्स की डेथ भी हुई है। तो फिलहाल व्यापारी भी इस उम्मीद में हैं कि सरकार कुछ राहत देगी, इन्हें कोई राहत पैकेज देगी जिससे कि ये वापस से मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें और सरकार को और लोगों को दोनों को मजबूत करें। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार के घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। LG ने इसके लिए 2 कारण दिए हैं। पहला कारण है कि केंद्र ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है, और दूसरा, कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस चल रहा है। जबकि दिल्ली सरकार के मुताबिक मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। दिल्ली सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन योजना फिलहाल खटाई में पड़ गई है, फंस गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने उसकी इस योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस योजना के क्रियान्वयन यानी कि इसको लागू संबंधित जो फाइल थी उसको 2 कारण बताते हुए खारिज कर दिया। पहला कारण ये बताया गया है कि केंद्र सरकार से इस योजना को लागू करने संबंधी मंजूरी अभी नहीं मिली है, और दूसरा, इस योजना को लेकर कोर्ट में अभी एक केस पेंडिंग है। तो ये कारण बताते हुए दिल्ली सरकार के मुताबिक उपराज्यपाल ने फाइल जो है वो खारिज कर दी है। जबकि दिल्ली के जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं इमरान हुसैन, उनका ये कहना है कि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी योजना को लागू करवाने के लिए किसी अनुमोदन की, केंद्र सरकार से अप्रूवल की या मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। रही बात इस योजना के नाम से संबंधित, तो उस पर जो आपत्ति थी उसको पहले ही एड्रेस कर दिया गया था। यानी कि जो पहले दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम दिया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो केंद्र सरकार ने आपत्ति की थी, तो वो जो नाम था उसमें से मुख्यमंत्री का नाम हटा दिया था, कोई योजना का नाम ही खत्म कर दिया था।
उसके बावजूद भी जो है केंद्र सरकार ने ये योजना रोक दी है, ये दिल्ली सरकार का कहना है। असल में ये मामला अभी का नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये कई सालों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये घर घर राशन योजना जो है ये टकराव का कारण बन रहा है। इससे पहले मार्च महीने में जब दिल्ली सरकार ये योजना लॉन्च करने वाली थी तो उससे पहले केंद्र सरकार ने इस योजना पे आपत्ति की थी। ये कहा था कि ये जो योजना है, जो राशन जिसके तहत दिया जाता है, ये जो है केंद्र सरकार की योजना है, पार्लियामेंट का बनाया एक्ट है। राज्य अपने हिसाब से इसमें ना तो नाम में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना ही योजना में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना ही इसके एलिमेंट्स को किसी दूसरी जगह आप मिला सकते हैं। आप अपनी कोई योजना लाना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन केंद्र सरकार की योजना को आप नहीं छेड़ सकते। तो ये आपत्ति करी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक करी और इस योजना का नाम, जो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना था, ये नाम हटा दिया था और ये कहा था कि केंद्र की ये योजना ही चलेगी, केंद्र अनाज देगा और हम इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। हम यही चाहते हैं कि ये घर घर राशन पहुंच जाए। तो उसके बाद अब जो है ये योजना, अब दिल्ली सरकार का कहना है कि हम जल्द ही 1-2 दिन में इस योजना को पूरी दिल्ली में शुरू करने वाले थे और उससे पहले ही केंद्र सरकार ने हमारी इस योजना को रोक दिया है। तो ये योजना जो है यहाँ बताना ज़रूरी है कि ये क्या है। ये योजना बिल्कुल ऐसी है जैसे दिल्ली के अंदर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होता है कि सेवाएं आपको कुछ चाहिए तो आप एक फ़ोन कर दीजिए और एग्जीक्यूटिव आ जाएगा और जो आपको चाहिए वो आपको उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर पर ही वो सेवा आ जाती है। ठीक इसी तरह से अब राशन लेने नहीं जाना होगा। अगर ये योजना लागू हो जाए तो राशन लेने नहीं जाना होगा, बल्कि राशन जो है आपके घर पर ही ये आ जाएगा अगर ये योजना लागू हो जाए तो। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए डॉक्टर ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत अगले 3 महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में ये गाड़ी जाएगी, ये बस वहां पर पहुंचेगी और लोगों को मुफ्त में वहां पर सलाह और दवाइयां दी जाएंगी। हम इस समय डॉक्टर्स ऑन व्हील्स नाम की एक बस पर मौजूद हैं जो आज दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से निकली है अलीगढ़ के लिए। वेस्टर्न यूपी के कई गांवों को वो कवर करेगी। आने वाले 3 महीनों में 10 लाख लोगों को तकरीबन हर महीने कवर करेगी। उन तक मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाएगी। कई सारी दवाइयां जो गांव के पास नहीं पहुंच पाती हैं, गांव वालों के पास नहीं पहुंच पाती, उन तक पहुंचाने का काम करेगी। कुछ संस्थाएं हैं जो साथ में आई हैं इस इनिशिएटिव के लिए, उनके प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में और ज़्यादा। सर, सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। तो मेरा नाम है निमित अग्रवाल। मैं डॉक्टको का फाउंडर हूँ। डॉक्टको एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जो छोटे शहरों में अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड कराती है। हम आप ही के आसपास 15 मिनट के डिस्टेंस में बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल कराते हैं, फोर्टिस के, आर्टेमिस के, अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, और जस्ट 500 रुपये में, ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े कंसल्टेशन के लिए। हमारे प्रतिनिधि जब गांव में जा रहे थे अलीगढ़ के, तो हमें पता चला कि वहाँ पे ना डॉक्टर हैं ना इलाज है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि क्या माध्यम होगा जिससे हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो हमने ये डॉक्टर ऑन व्हील इनिशिएटिव हमने सोचा कि इसमें अगर हम डॉक्टर बैठा देते हैं, हम इसको आधुनिक टेलीमेडिसिन इक्विपमेंट से इक्विप कर देते हैं और इसमें हम पैरामेडिक और मेडिसिन रख देते हैं, तो ये सबसे जल्दी तरीके से एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मैक्सिमम गांव तक पहुंच सकती है। मेरा नाम राजीव खुराना है। मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूं। लंग केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से 3 एरियाज़ में काम कर रही है, अवेयरनेस क्रिएशन, क्लिनिकल केयर और रिसर्च में। कोविड जब से शुरू हुआ है हमने भी दवाइयाँ भिजवानी शुरू की। अब तक 50,000 लोगों को रूरल इंडिया में हम दवाइयाँ पहुँचा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर्स ऑन व्हील्स हमारे साथ संपर्क में आए और ये एक अच्छी पार्टनरशिप हमारी जुड़ी है। हमने अब तक 4100 लोगों की दवाइयों की किट उन्हें दी है। साथ ही साथ में हमने ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर्स वगैरह सब सामान भी पकड़ाया है। और इस किट के अंदर बेसिकली ये जो इनिशियल लेवल की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, जो 90% लोगों के साथ होगी, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले हफ्ते उनको सही दवाई पहुँचनी जरूरी है। हमने उस दवाई की एक किट बना दी है। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर धार्मिक स्थलों के पास काम करने वाले लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है रोजगार।
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र के धार्मिक स्थल पिछले 2 महीनों से बंद हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जिनका जीवन इसी पर निर्भर है। इन लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं और इनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं है। हम अभी कांदा बटाटा बेचने का अभी 4-5 महीना हो गया, अभी बंद किया फिर से, फिर आम बेचने का, ऐसा थोड़ा थोड़ा कोई तो धंधा चालू रहने का, घर के बाहर चालू करने का। उसके बाद अभी कुछ भी ना, अभी बंद ही है सब। करीब 21 साल से मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर ठेला लगाकर मूर्ति, नारियल और फूल बेचने वाले विजय जाधव अब सब्जी बेचने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फिलहाल सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद ये खुले तो भी इनका धंधा चौपट ही रहा, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे की अनुमति नहीं थी। विजय अकेले नहीं है, उनकी तरह केवल सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास 150 दुकानें हैं जिस पर 600 से ज्यादा परिवारों का गुजारा होता था और अब सब बंद है। बचपन से इसी इलाके में रहने वाली रानी पवार फूल बेचा करती थी। इनकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ आते थे उन्हें ये फूल बेचती थी। 1.5 साल से हालात खराब हैं। कुल 4 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी छूट गई है। घर कर्ज पर चल रहा है और मजबूरी में भीख तक मांगनी पड़ती है। कोई तो हम लोग किसी से ब्याज से पैसा लेता है, घर भी चलाता है। अगर वो लोग नहीं देगा ना तो भीख मांगने को गया हम लोग। अच्छा, कितना ब्याज से पैसा लिया आपने? मेरे पे तो 1-2-3 लाख रुपया हो गया। अभी लाइट कितने समय में 2-3 लाख रुपए? ये लॉकडाउन में। अच्छा, हाँ। और लाइट का क्या बोल रहे थे? तो 1 साल हो गया लाइट बिल नहीं भरा है। सिद्धिविनायक मंदिर से 4 किलोमीटर दूर माहिम दरगाह में भी हालात ऐसे ही हैं। सलीम रहमान 4 पीढ़ियों से यहाँ दुकान चलाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी हालत इससे पहले कभी नहीं हुई। इनके यहाँ पहले 4 लोग काम करते थे, अब बस 1 आदमी रह गया है। फूल भी दरगाह के लिए नहीं बल्कि किसी के मैयत के लिए रखे हुए हैं। हम लोग तो खोल के बैठे, अभी चादर फूल जैसे लगा हुआ है। जब डेट हो जाती है, कोई डेट के लिए, बॉडी के लिए चादर वगैरह लेके आता है, उन लोगों के लिए डाल के बैठे हैं अभी। अच्छा। और अभी धंधा तो दरगाह में तो नहीं के बराबर है। पहले यहाँ पे 4 लोग करते थे, अभी 1 ही जन काम करता है बस। बांद्रा के मशहूर माउंट मैरी चर्च में भी सन्नाटा ही नजर आया। सारी दुकानें बंद हैं और लोग परेशान। सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही बात सुनने को मिली कि 1.5 साल से सरकार ने कोई मदद नहीं की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया था। इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह के नियम बनाए जाते हैं तब क्या सरकार को उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिनका जीवन इसी के आधार पर चलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।